ओके, तो इम्प्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हुए हमें कोई चीज इम्प्लाई करना होता है, कोई चीज हमें निकालना होता है कि दो स्टेटमेंट्स किसी रिजल्ट को फॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो या तो और स्टेटमेंट से कनेक्टेड होते हैं, या फिर एक सिंगल स्टेटमेंट किसी दूसरे स्टेटमेंट को दे रहा होता है ना। जैसे कि बोलते हैं ना कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या एक स्टेटमेंट है कि ग्रुप इज साइक्लिक, दिस इज वन स्टेटमेंट एंड इट गिव दैट शुड बी अबेलियन, है ना, वो आपका अबेलियन होगा। तो ये एक इम्प्लीकेशन कहलाता है, दिस इज कॉल्ड अ कंडीशनल स्टेटमेंट की कंडीशन को फॉलो करते हुए हमारे पास रिजल्ट्स निकल रहे हैं। ओके, तो लेट अस सी कि ये कैसे काम करता है, और इसके हम सारे फॉर्मेट्स को सीखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है ना कि लिखा बहुत इजी होता है, लिखने का तरीका अलग होता है, तरीका कठिन कर देते हैं। ठीक है, तो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और अलग अलग टेक्स्ट बुक्स के अंदर अलग अलग तरीके का लिखने का तरीका होता है। ओके, तो लेट अस सी implication। जो हम लिखते हैं आप लोगों को सभी लोगों को विजिबल है, क्लियर? ओके, implication। तो नंबर फर्स्ट, if I'm just saying here कि if P then Q, इसी चीज को लिखने के और तरीके हैं, है ना। एक स्टेटमेंट है, या यू कैन दिस P implies Q, है ना। तो इसके लिखने के तरीके देखो कितने हैं। वी कैन राइट इन 13 पेज। इफ राइटिंग हियर दिस इज इफ P then Q, है ना। इस तरीके से भी हमारे पास थ्योरम्स या रिजल्ट्स लिखे होते हैं। अनदर इज आई एम राइटिंग दिस Q if P, द सेम थिंग इज रिटन, जो कि हम फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा, फर्स्ट कंडीशनल स्टेट के अंदर लिखा, वही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है। क्यू इफ पी, हमारे पास क्यू स्टेटमेंट हैपन होगा व्हेन पी इज हैपनिंग। ओके, थर्ड वन, पी implies क्यू, सेम थिंग। अनदर इज इन द सिंबल फॉर्म, p implies q। Another thing, whenever P, then Q, है ना। ये all these are conditional statement and format अलग अलग, they are want to say the same thing, है ना। if if P then Q, it means अगर if P statement is happened then Q will be obvious, है ना, Q हमारा होगा ही होगा। नेक्स्ट लिखने का तरीका, when whenever P कामा क्यू, इसका भी मीनिंग वही होता है। ये अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग तरीके से लिखने के फॉर्मेट्स हैं सेम इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो आई जस्ट कलेक्ट ऑल ऑफ दीज। ओके, 7, क्यू whenever P। एट्थ वन, P is sufficient, है ना। अगर हम बात करें कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, तो साइक्लिक इज सफिशिएंट टू बी अबेलियन, ऑब्वियस है ना। तो वी कैन से कि P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q। नेक्स्ट लिखिए, Q इज नेसेसरी
वही बात कि अगर हमने किसी भी अच्छा, अगर अगर हमने कहा क्यू इज नेसेसरी, इसका मतलब अगर नॉन अबेलियन ग्रुप है तो साइक्लिक नहीं हो सकता, है ना, उसे अबेलियन होना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो नेसेसरी है। तो क्यू स्टेटमेंट इज नेसेसरी टू बी साइक्लिक, क्या कह सकते हो, टू बी फॉर द पी। तो यहाँ इफ यू आर राइटिंग दिस पी, इफ पी देन क्यू, तो यहाँ पर जो जो आपका P है दैट इज अ सफिशिएंट कंडीशन एंड Q इज द नेसेसरी कंडीशन इन दैट। ओके, इफ आई एम जस्ट सेइंग, वही वाली बात है, इफ नॉट Q देन नॉट P। ये बहुत चलता है, ये स्टेटमेंट बहुत हमें काम आने वाला है, कंट्रोपॉजिटिव बोलते हैं इसे, है ना। जैसे हम लोग एक सीरीज को लेकर बहुत फेमस रिजल्ट पढ़ते हैं ना, कि अगर हमारे पास सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका जो nth टर्म का लिमिट है दैट शुड बी जीरो, वो जीरो होनी चाहिए। ये हम पढ़ते हैं कि इफ सीरीज इज कन्वर्जेंट देन इट्स nth टर्म का जो हमारे पास लिमिट होगा, है ना, बोलते नहीं कि ये हम ये स्टेटमेंट बहुत पढ़ते हैं, समेशन ए एन, है ना, इफ इट इज कन्वर्जेंट देन दिस लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ ए एन इज इक्वल टू जीरो, है ना। और फिर हम इसका बहुत कंट्रापॉजिटिव लगाते हैं, क्या कंट्रा, ये हमारा स्टेटमेंट है पी, ये है स्टेटमेंट क्यू। इफ आई एम जस्ट सेइंग कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, मतलब नॉन जीरो लिमिट है, अगर ये लिमिट जीरो नहीं है तो 110% ये कन्वर्जेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर कन्वर्जेंट होगी तो उसको जीरो होना पड़ेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगा, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट होता है नॉट क्यू देन नॉट पी, दिस इज अ कंट्रोपॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं कंट्रोपॉजिटिव, दिस इज दिस सेइंग द सेम थिंग, है ना, पी इंप्लाइज क्यू वाली थिंग्स को ही बोल रहा है, ठीक है। ओके, सो समझ में आ रहा है चीजें। फिर हम लिखते हैं नॉट क्यू इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉट पी, एंड देन 12th इज not P is a necessary condition thirteen is the this is P only if Q, है ना, सेम थिंग है, लिखने का तरीका है। 14 that is equals to not P or Q। तो वी हैव द 14 ways टू राइट अ थिंग, ठीक है। एक चीज को लिखने के इतने तरीके से टेक्स्ट बुक के अंदर रिप्रेजेंटेशन आपको दिख जाएगा, और क्वेश्चंस के अंदर भी वो इसी तरीके से घुमा फिरा के डालते हैं, ठीक है। तो एंड जब थ्योरम्स हम पढ़ रहे होंगे तो थ्योरम के स्टेटमेंट्स को समझने में भी हमारा हेल्प करेगा, अगर हमें ये सारी चीजें पता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि ये जो 10th वाला है ना, इसका यूज करके हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को कर लेते हैं, है ना। ओके, काउंटर एग्जांपल ढूंढ लेते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर सबको, प्लीज लेट मी नो। ओके, कोई डाउट किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी नंबर पे आपको समझ में ना आया हो, क्या लिखा हुआ है, 13 और 14। ओके, 13 में क्या लिखा है ना कि पी ओनली इफ क्यू, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हम अगर इसको हम एग्जांपल के साथ समझें तो समझ में आएगा आपको। इफ हम जैसे वही वाला स्टेटमेंट ले लेते हैं, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, ये हमने मान लो स्टेटमेंट लिख लिया।
तो ये साइक्लिक तभी होगा, दिस इज योर पी एंड दिस इज योर क्यू। ये साइक्लिक तभी होगा जब ये एग्जिस्ट करेगा, है ना। एक बार फिर से इसको रीड करें, पी ओनली इफ क्यू। पी तभी हैपन होगा जब क्यू है वहां पर, अदरवाइज नहीं हैपन होगा। मतलब लिखने का, लैंग्वेज लिखने का तरीका है। ठीक है, तो ये तो लैंग्वेज की बात हो गई। समझ में आया अभी? भाई हमारे पास अगर साइक्लिक होना है तो उसे अबेलियन होना ही पड़ेगा। तो वही लिखा है ना कि पी तभी हैपन होगा इफ क्यू इज हैपनिंग। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या बोला है इन्होंने, सिंबोलिज्म यूज कर लिया और स्टेटमेंट का, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम थोड़ा ट्रुथ टेबल बना लेते हैं इस स्टेटमेंट के लिए, अगर हम ट्रुथ टेबल को फॉर्म करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नॉट पी, इट मींस आई एम जस्ट शोइंग कि पी इज अ फॉल्स, मतलब वो स्टेटमेंट हमारा नहीं है, वो फॉल्स हो जा रहा है ना। वो अगर हैपन होता है तो ट्रू है, फॉल्स है ये लेकिन ट्रू है। मतलब क्यू वहां पर हो रहा है, मतलब अबेलियन है, बट वो साइक्लिक नहीं है, तब भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। समझ पा रहे हैं? इफ इट इज नॉट, मतलब हम ये नहीं कह सकते, जैसे मान लो इम्प्लाइज करना है कि हमारे पास ये स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट हम ले रहे हैं, पूरे स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं। नॉट, इसको ऐसे लिख लो, नॉट पी एंड और सॉरी और क्यू। ये पूरा स्टेटमेंट क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ठीक है, तो इफ आई एम जस्ट सेइंग कि नॉट पी, मतलब ये फॉल्स है और ये आपका ट्रू है, तो ये होल स्टेटमेंट विल बी ट्रू, बिकॉज वी आर सेइंग दिस इज फॉल्स वर्सेस ट्रू गिव्स गिव्स योर ट्रू, है ना। वर्सेस का मतलब और स्टेटमेंट, है ना। तो अगर हमारे पास कोई भी नॉन साइक्लिक है तो वो भी, मतलब कह सकते हो कि अबेलियन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अबेलियन नहीं होगा, है ना। ये बस इतना सा कहने का मतलब है। ओके, समझ में आ गया दोनों स्टेटमेंट्स? प्लीज लेट मी नो। यस सर। समझ में आया कि अभी भी डाउट है? ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते। तो एक, हाँ अरे हमने लिखा भी है, एक एग्जाम्पल लिखा है इसी के ऊपर। तो अब आप लोगों को करना क्या है कि आपकी नोटबुक के अंदर ये सारे के सारे 14 फॉर्मेट लिखे होंगे, है ना। हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, यही वाला ही यूज कर लेते हैं, साइक्लिक वाला, अबेलियन वाला। ठीक है, इस स्टेटमेंट के ऊपर आपको 14 के 14 आपको फॉर्मेट्स लिखने हैं, सेम स्टेटमेंट के, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट के। तो एक हमने स्टेटमेंट लिया, दैट इज योर एवरी साइक्लिक, वही वाला। आपके पास टेक्स्ट बुक में आपने, सॉरी नोटबुक में आपने लिख लिया है चीजों को, तो आप उनको देख देख करके इनको फॉर्मेट करना, और ऐसे जाके अपना घर पे दो दो चार स्टेटमेंट्स को लिख लेना। तो ये आपको जो पैटर्न्स है ना चीजों को लिखने की, वो दिमाग के अंदर बस जाएंगे कि चीजें ऐसे भी हो सकती हैं। योर साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। ठीक है, तो हियर वी नो दिस इज साइक्लिक इज ऑफ स्टेटमेंट एंड दिस। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आप लिखिए, मैं भी लिखता हूँ, साथ साथ में आप लोग भी लिखिए। तो पहला जो हमारे पास इज सेइंग इफ, वही बात है ना, इफ अ ग्रुप
is cyclic, then it is, यही तो था इफ देन वाला जो स्टेटमेंट था हमारा, है ना। इफ ग्रुप इज साइक्लिक देन इट इज अबेलियन। दूसरा हमारे पास क्या लिखा था, दूसरे नंबर पे क्या था, दैट क्यू इफ पी, है ना, क्यू इफ पी। तो इसको क्या लिखेंगे, अ ग्रुप इज अबेलियन, इज अबेलियन a group is abelian if it is cyclic। ओके। तीसरा, साइक्लिक ग्रुप implies abelian ग्रुप। अगर साइक्लिक है तो उसको अबेलियन तो होना ही होना। तो उस तरीके से लिख लिए, सारे फॉर्मेट्स में लिखिएगा जरूर, ये पैटर्न आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इस पैटर्न की वजह से गलत हो जाते हैं। Whenever group is cyclic, then it is abelian। 6(1), whenever group is cyclic, है ना, कामा लगा के लिख देते हैं, it is abelian। Okay। 7, a group is abelian whenever group is cyclic, है ना। तो इस तरीके से हम उन्हीं फॉर्मेट के ऊपर चीजों को लिख दे रहे हैं। A cyclic group, या cyclic group you can just say is a sufficient condition for abelian group। Okay। Ninth one, that abelian group necessary condition साइक्लिक ग्रुप के लिए अबेलियन इधर नेसेसरी, मतलब अबेलियन होना बहुत जरूरी, वरना वो साइक्लिक नहीं बन पाएगा, है ना। है ना, जैसे कि डिफरेंशियबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी इज अ नेसेसरी कंडीशन, है ना। कंटिन्यूअस फंक्शन ही डिफरेंशिएबल हो सकता है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। इफ अ ग्रुप इज नॉट अबेलियन, then it is और आप लोग पेन जरूर चलाइएगा,
ये नहीं कि हाँ हम देख ले रहे हैं और उससे हो जाएगा, नहीं, यू विल हैव टू डू बाई सेल्फ। मैथमेटिक्स इतनी भी आसान नहीं होती जितनी हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो नॉट अबेलियन, नॉट अबेलियन ग्रुप इज अ sufficient condition for not cyclic group। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास अबेलियन नहीं है तो 110% कह देंगे कि वो भाई साइक्लिक भी नहीं है ना, नॉट साइक्लिक ग्रुप। नॉट साइक्लिक group is a necessary condition for not abelian। A group is cyclic only if it is abelian। जैसे कि either a group is not cyclic okay। तो these are called your conditional statement। तो ये फॉर्मेट्स हैं किसी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को लिखने के। ओके। तो अब हम चीजों को समझ पाएंगे। अगर कहीं पर के रिजल्ट या थ्योरम लिखा हुआ है तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि वो कह क्या रहा है ना, क्या उसका मीनिंग है कहने का। और जो कंट्रा पॉजिटिव रिजल्ट है उससे आपको दिमाग में रखना है। ज्यादातर चीजों पे आप ये टेंथ वाला जो हमारा स्टेटमेंट है, टेंथ वाला जो लिखने का फॉर्मेट है, उसको आप तुरंत कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है अगर कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका कंट्रा पॉजिटिव आप जरूर बनाएं, हर एक थ्योरम हर एक रिजल्ट का, है ना। ओके। अब क्या है कि अभी तो यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट था और उसने एक स्टेटमेंट को इम्प्लाई करा। हो सकता है कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो, वो एक स्टेट सिंगल स्टेटमेंट को जो है इम्प्लाई करें, या मोर स्टेटमेंट्स कैन इम्प्लाई मोर स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हम इम्प्लाई करते हैं किसी चीज को, उनको हाइपोथेसिस बोलते हैं, है ना। और जो चीज निकल के आती है दैट इज नोन एज कंक्लूजन, या रिजल्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। तो लेट अस राइट ए रिमार्क ताकि हमें ध्यान रहे। यहाँ पर तो एक था, एक ने इम्प्लाई करा एक स्टेटमेंट को, बट एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी हमारे पास हो सकते हैं जो एक स्टेटमेंट को इम्प्लाई करे या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को इम्प्लाई करे, है ना। एक ही थ्योरम या एक ही रिजल्ट के अंदर कई सारे हमारे रिजल्ट्स मौजूद होते हैं। तो लेट अस राइट ए रिमार्क कि हाइपोथेसिस क्या होता है एंड कंक्लूजन क्या होता है। तो एक रिमार्क लिखिए, here this P is called hypothesis
called hypothesis, and this Q is called conclusion. Okay, next step. दूसरा है कि हाइपोथेसिस जो है उसको हम सफिशिएंट कंडीशन बोलते हैं। एंड जो कंक्लूजन होता है उसको हम नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं फॉर द हाइपोथेसिस। ओके, ओके, तो आई होप कि ये स्टेटमेंट आप समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टॉक अबाउट द, ये आप लोग नोट कर लिए रिमार्क। ओके, तो आई होप कि आप चीजों को समझ पाए होंगे कि हमारे पास जो लिखने के फॉर्मेट होते हैं, एक ही चीज को कितने तरीकों से लिखा जाता है ना, और उस चीज की हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वांटिफायर्स की बात करेंगे, और अभी एक लेक्चर और लेंगे हम लॉजिक कैलकुलस के ऊपर, ताकि आप किसी क्वेश्चन को पढ़ें तो एग्जैक्टली आप समझ पाए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है ना। और एक आधा क्वेश्चंस की भी हम बात करेंगे, उसके अंदर भी अंडरस्टैंडिंग की हमें कैसे चीजों को लॉजिकली देखना होता है, कैसे हमें करना होता है, वो सारी चीजों की हम बात करेंगे, है ना। नेक्स्ट तो अब हम ये बताएंगे कि आप जो है कि आप लोग सबसे पहले तो आप शेड्यूल कर लीजिए खुद को, कम से कम अगर आप कहीं अभी एकेडमिक्स में हैं, या फिर आप आपके पास समय नहीं मिलता, फिर भी आप 3 से 4 घंटे का शेड्यूल बनाइए पर डे, कम से कम काम करने के लिए इस एग्जाम के लिए। ठीक है, और जो भी चीजें हम यहाँ पर सिखा रहे हैं इनको रिवाइज करिए, इनको टेक्स्ट बुक्स के अंदर ढूंढिए, इनको पढ़िए, है ना, और उनको नोट डाउन करिए, है ना। जॉट डाउन से बोलते हैं ना, लिखना जरूरी है, चीजों को आप लिखिए, प्रॉपर नोट्स के साथ काम करिए, और क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करिए। अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आप भले ही उनको ना कर पाए, लेकिन उनको पढ़ के समझना कि वो एग्जैक्टली क्या कह रहा है और क्या चीजें वो पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद तो मेथड्स आते हैं, वो और टेक्निक्स आती हैं चीजों को करने के। ठीक है, तो आई होप सो कि चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद द क्वांटिफायर्स।